मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक लेंगे ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे इसमें हम कुछ ये पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें तृतीय नियम एंट्रोपी, निरपेक्ष एंट्रोपी, मानक एंट्रोपी और विशिष्ट एंट्रोपी। और इसी के साथ हम एक दूसरा टॉपिक भी आज पढ़ेंगे, वो है एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि इसमें हम एंट्रोपी से रिलेटेड ही देखेंगे तृतीय नियम में। सबसे पहले हमने लिखा है क्लाउजेस असमानता या इनइक्वलिटी इक्वेशन। ये इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये वाली डी, यानी अगर हमने ये लिया, अगर ग्रेटर देन लिया डी एस, एस का मतलब तो एंट्रोपी हो गया, ये हीट हो गया। तो अगर हमने ये ग्रेटर देन लिया और दूसरा हम ले सकते हैं इक्वल। ग्रेटर देन में हम ये कह सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, अनुत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए क्या शर्त होती है, स्वतः प्रवर्तिता। तो स्वतः प्रवर्तिता के लिए भी ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए भी हो सकता है। और इसी तरह से बराबर अगर हम लेते हैं तो इसको क्लाउसिस समानता समीकरण भी एक तरह से कह सकते हैं। तो वो हो गया कौन सा, उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए। और उत्क्रमणीय प्रोसेस में क्या हो जाता है, वो साम्य अवस्था के लिए भी रहता है, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रोसेस अंत में किस में जाएगा, साम्य अवस्था में। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, यानी हमने एक तरह से समानता समीकरण ले लीजिए। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं, यानी समाकलन। तो हमने ये इस तरह से लिया और ये लिया डी क्यू बाय टी। ये हमने लिया 0 केल्विन यानी टी, ये इस तरह से, यानी हमने इसको और आगे एक बार लिखते हैं। डी क्यू हमें पता है ये किसके बराबर हो जाता है, डी एच के बराबर भी हम कह सकते हैं, यानी क्यू पी जो हमें पता है डेल्टा एच के बराबर होता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेल्टा ई के, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये है एंथैल्पी में चेंज, किसमें, जबकि आप क्यू इस पर लेते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, ये डी एच बाय टी। और हमें ये पता है डी एच बाय डी टी किसके बराबर होगा, सी पी के। ऐसे डी ई बाय डी टी किसके बराबर होता है, वो होता है सी वी के। तो हमने यहाँ पर रख दिया क्या, सी पी डी टी बाय टी, ये इस तरह से। अब हमने ये जब इंटीग्रेशन की फॉर्म रखी यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन में हमने कौन सा रखा, टी बराबर 0 के से लेकर टी बराबर टी केल्विन तक, टी बराबर टी केल्विन तक। और एस हमने किससे रख दिया, एस बराबर हमने एस 0 से लेकर एस टी तक। यानी हम चाहे तो यहाँ से नहीं करके डायरेक्ट इसके बाद से हम इंटीग्रेशन दिखा सकते हैं, यानी ये नहीं दिखाकर हम या तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, और नहीं तो हम इस तरह से आगे इसको लेकर दिखा सकते हैं। यानी कि हमने ये वाली फॉर्म ले ली, इसका मतलब हुआ सी पी डी टी अपॉन टी, और हमने इंटीग्रेशन ले लिया। अब इंटीग्रेशन में हमने ये कंडीशन रख दी 0 से टी के और एस से ये। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें पता है डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, वो एक्स के बराबर होगा, और उसमें लिमिट लगेगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिया तो लिमिट लगी, तो एस टी माइनस एस 0, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इसी तरह से रहने देंगे, इसको इसी प्रकार से 0 से टी केल्विन तक, 0 केल्विन से टी केल्विन तक, और सी पी डी टी अपॉन टी। अब जो S0 है, ये क्या होता है, S0 फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन। अब थर्ड लॉ की हम बात करें, फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन। यानी S0 किस पर है, 0 केल्विन पर है ना, 0 केल्विन पर एंट्रोपी है, एफ नॉट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 0 केल्विन पर एंट्रोपी है। तो ये पूर्ण आदर्श क्रिस्टल के लिए, पूर्ण आदर्श क्रिस्टल के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हमने मान लिया। यानी पूर्ण आदर्श क्रिस्टल के लिए 0 केल्विन पर एंट्रोपी का मान 0 होता है। तो हमने अब की बार, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी हमारे पास थर्ड लॉ कैसे आ सकता है, एस टी बराबर 0 से टी, और यहाँ आ जाएगा सी पी डी टी अपॉन टी, इस तरह से। तो ये हमने लिख दिया, क्लियर। तो थर्ड लॉ से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, एस टी को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ टर्म लिए। एस टी क्या है, एस टी है तृतीय नियम एंट्रोपी, यानी ये एस टी क्या हो गई, तृतीय नियम, थर्ड लॉ एंट्रोपी।
इसी को हमने किसके बराबर बोला है, निरपेक्ष एंट्रोपी के बराबर भी बोला है। अभी तक जो है हम एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम जो ज्ञात कर रहे हैं वो निरपेक्ष एंट्रोपी को भी हम ज्ञात कर रहे हैं। निरपेक्ष यानी कि केवल जो पदार्थ है उसकी एंट्रोपी को ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हमने लिया निरपेक्ष एंट्रोपी यानी ST, और किस पर हो गया, T केल्विन पर। T केल्विन पर एंट्रोपी, इसी को हमने बोल दिया निरपेक्ष एंट्रोपी। अगर हमने ये एंट्रोपी 1 एटमॉस्फेयर पर ली, 1 एटमॉस्फेयर पर, तो ST किस प्रकार से लिखेंगे, ST इस प्रकार से ये करके नॉट लगाकर। तो अब हम यहाँ कहेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएगी मानक एंट्रोपी या स्टैंडर्ड एंट्रोपी। निरपेक्ष को बोलेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी, जबकि इस वाले में इसे हम कितने पर ले ले, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब रहता है लास्ट अवशिष्ट एंट्रोपी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये मैंने आपको कहा है ST माइनस S0, और ये आ जाएगा आपका 0 से T केल्विन पर Cp dt अपॉन T। और हमने कहा है कि ये जो S0 है ये थर्ड नियम के अनुसार पूर्ण आदर्श क्रिस्टल के लिए हम यूँ कह सकते हैं विशुद्ध पूर्ण रूप से आदर्श क्रिस्टल के लिए 0 केल्विन पर एंट्रोपी का मान 0 होगा। हो गया। इसके आधार पर हमने ST का मान निकाल लिया, क्योंकि ST किसके बराबर हो जाएगा ऐसे में, -0 करके, या हम यूँ पहले एक बार इसको यूँ समझा सकते हैं, ST बराबर किसके हुआ, S0 प्लस 0 से T Cp dt और T। और जब हम पूर्ण आदर्श क्रिस्टल की बात करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 केल्विन पर इसके बराबर। तो जो हमने यहाँ पर निकाला ST, यानी वो हमने किससे निकाला, सूत्र द्वारा, यानी कौन सा हो गया, वो सैद्धांतिक हो गया। तो ये जो मान हमने निकाला सैद्धांतिक रूप से, और जो हम प्रयोग द्वारा निरपेक्ष एंट्रोपी का मान निकालते किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो उन दोनों में अंतर आता है। उन दोनों में किस प्रकार का अंतर आता है, यानी अगर हमने ST निकाला 1 और ST निकाला 2, एक हमने निकाला सैद्धांतिक का मतलब किससे हो गया, ये सूत्र द्वारा जो हो गया, और दूसरा हमने निकाला प्रायोगिक, यानी किससे, एक्सपेरिमेंट से। तो हम देखते हैं ये ST का मान क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है। प्रायोगिक रूप से ज्ञात जो एंट्रोपी है उसका मान अधिक आता है इसकी तुलना में। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये S0, जिससे हमने मान लिया किसके बराबर, यानी हमने कहा पूर्ण आदर्श क्रिस्टल के लिए 0 केल्विन पर ये मान 0 होगा। सैद्धांतिक रूप से तो हमें पॉसिबल है ये चीज़, क्योंकि हम मानते हैं कि पूर्ण आदर्श क्रिस्टल में सभी पार्टिकल, अगर आपने लिया पूर्ण आदर्श क्रिस्टल में और वो कहाँ पर है, 0 केल्विन पर है, तो हम कहते हैं कि सभी पार्टिकल अपनी निश्चित पोजीशन पर होंगे, ये इस तरह से बिल्कुल फिक्स पोजीशन पर होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई रैंडमनेस नहीं होगी। कौन सी स्थिति में, जबकि हमने सैद्धांतिक स्थिति मानी कि 0 केल्विन पर पूर्ण आदर्श क्रिस्टल है, तो उस स्थिति में तो ये पॉसिबल है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, पार्टिकल कुछ ना कुछ मात्रा में सदैव कंपन अथवा घूर्णन करते रहते हैं, यानी वाइब्रेट और रोटेट टू सम एक्सटेंट। वो हर कंडीशन में ये होता है, चाहे आपने उसको 0 केल्विन पर लिया, चाहे आप उसे किसी टेम्परेचर पर तो हो गई, लेकिन 0 केल्विन पर भी वो सदैव पार्टिकल जो होते हैं वो सदैव क्या करते रहते हैं, वो कंपन अथवा घूर्णन करते रहते हैं। इस कारण से जो क्रिस्टल होता है उसमें कुछ ना कुछ अवशिष्ट, या हम कहते हैं एक्स्ट्रा एंट्रोपी रह जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी। और ये जो अतिरिक्त मान आप यूँ समझ लीजिए, यानी ये जो अतिरिक्त मान आता है ये प्रायोगिक का, किसकी वजह से, सैद्धांतिक से अधिक आता है, किसका, निरपेक्ष एंट्रोपी का मान। तो ये जो अतिरिक्त मान मतलब कुछ एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर, वो एक्स्ट्रा जो मान हो गया वही कहलाएगा रेजिडुअल एंट्रोपी। और वो किस कारण से हुआ, वो 0 केल्विन पर होने के बावजूद भी पार्टिकल के रोटेशन एवं घूर्णन एवं कंपन के कारण हुआ। तो ये हमने चारों टर्म बता दिए। एक है तृतीय नियम एंट्रोपी, ये तो ST, एक है निरपेक्ष एंट्रोपी जिसे हमने कहा T केल्विन पर एंट्रोपी, यानी ये ST, यही 0 ये इस पर हो गया ये वाला, इसी को निरपेक्ष एंट्रोपी का मानक, यदि हमने 1 एटमॉस्फेरिक पर इसको ले लिया और इस तरह से हम उसको दर्शा देंगे। और अवशिष्ट जो एक्स्ट्रा एंट्रोपी जो हम कह रहे हैं कि 0 होने के बावजूद ये 0 नहीं होता, 0 केल्विन पर भी ये 0 नहीं होता।
अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, एक और तृतीय नियम की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि हम इससे निरपेक्ष एंट्रोपी सब्सटेंस की ज्ञात कर सकते हैं। अब है एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। तो एंट्रोपी आपको पता है ये किसको मेजर करती है? रैंडमनेस को मेजर करती है। जैसे अगर मान लो मैंने पार्टिकल रखे इस तरह से, ये बिल्कुल अभी फिक्स पोजीशन पर है, ये एक बार हम इसको मानते हैं ये फिक्स पोजीशन पर है पार्टिकल। सॉलिड में ऐसे होगा, लिक्विड में, और फिर हम लेते हैं गैस में। गैस में सभी पार्टिकल अस्त व्यस्त रूप से होंगे। इसमें ऐसे ग्रुप के रूप में हो सकते हैं, ये ऐसे हो गया, फिर बाद में इस प्रकार से, कुछ ऐसे फिर ग्रुप के रूप में, यानी ये सॉलिड की पोजीशन हो गई, ये लिक्विड की हो गई और ये गैस की। यानी यहाँ पर पूर्ण तरह से एक तरह से नियमितता होती है और ये पूर्ण अनियमितता होती है। और यहाँ शॉर्ट रेंज पूर्ण अनियमितता लॉन्ग रेंज होती है और यहाँ शॉर्ट रेंज अनियमितता होती है, यानी ये बीच की स्थिति होगी। तो जो एंट्रोपी है वो किसको दिखाती है? पूर्ण अनियमितता लिखना है यहाँ पर, पूर्ण अनियमितता। ये नियमितता, ये पूर्ण अनियमितता, इरेगुलरिटी, रैंडमनेस, यानी यहाँ पर ये पूर्ण रूप से पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और वो इरेगुलरली मूव करते हैं, हम यूं भी कह सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर रेगुलर स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर क्या होती है? इन दोनों के बीच की तरह जो अवस्था होती है। अब ना तो पूर्ण रूप से नियमित, ना पूर्ण रूप से अनियमित। और एंट्रोपी किसको मेजर करती है? वो किसको मेजर करती है? अनियमितता को। मैंने कल भी आपको बताया था पहले टॉपिक में भी, ये अनियमितता को देखती है या रैंडमनेस को देखती है। और हम कह रहे हैं कि अब क्या होता है, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो ये क्या होगी? रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी का मान भी बढ़ जाएगा। एक चीज हो गई इसमें। इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर भी, जैसे हमने कहा कि मान लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर भी एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। भौतिक अवस्था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की ओर जाने पर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की ओर जाने पर भी रैंडमनेस बढ़ती है, अस्तव्यस्तता बढ़ती है, अनियमितता बढ़ती है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूलर वेट से भी बढ़ जाती है और इससे भी बढ़ जाती है। अब आता है घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि, यानी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम ये जानते हैं कि अगर आपने लिया कोई भी रेखिक अणु लिया, तो रेखिक अणु में दो प्रकार के होते हैं। रेखिक अणु जैसे आपने लिया, मान लो HF ले लिया, और एक हमने ले लिया अरेखिक अणु, जैसे हमने लिया NH3H2O। तो रेखिक अणु जो होता है उसमें दो प्रकार की घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि होती है, जबकि अरेखिक अणु में 3 प्रकार की घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि होती है। इसलिए रेखिक से अरेखिक की ओर जाने पर, रेखिक अणु से अरेखिक अणु की ओर जाने पर, यानी लीनियर से नॉन लीनियर की ओर जाने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है, क्योंकि घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि बढ़ती है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि, कंपन की स्वतंत्रता कोटि और ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी हम उसको क्या बोलेंगे? स्थानांतरण की स्वतंत्रता कोटि के योग से ही कुल स्वतंत्रता कोटि बनती है। और अरेखिक अणु में जो घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि है वो 3 होती है। अब आता है कंपन की आवृत्ति। हम यहाँ कहते हैं कि अगर हमने लिया एक तरफ डायमंड कार्बन का बना हुआ होता है और एक तरफ हमने क्या लिया? सिलिकॉन का क्रिस्टल, तो हम ये देखते हैं कि जो हीरा है उसमें पार्टिकल क्या होते हैं? ज़्यादा पास पास होते हैं, ज़्यादा मजबूती से बंधे होते हैं। सिलिकॉन में भी उसी प्रकार की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रूप से या जॉइंट स्ट्रक्चर या वृहद संरचना के रूप में होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो बॉन्डिंग होती है वो हल्की वीक होती है, जिससे ये कहीं ना कहीं आपस में कंपन करते रहते हैं जो सिलिकॉन के पार्टिकल है। इसलिए इसकी एंट्रोपी, यानी कि कंपन की आवृत्ति बढ़ गई, कंपन बढ़ गया, तो कंपन बढ़ने से सिलिकॉन की जो एंट्रोपी है वो किससे अधिक होगी? डायमंड से अधिक होगी। डायमंड यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हीरे से अधिक होगी। अब हम लेते हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर हमने यहाँ पर लिया कि मान लो हमने कहा कि एक तरफ हमने लिया NO और एक तरफ हमने लिया CO, तो NO जो होता है वो क्या होता है? वो डाइमरिक फॉर्म के अंदर रहता है, ऐसे ये NO अपने डाइमरिक फॉर्म के अंदर, ये NO।
एनोडाइमरिक फॉर्म में रहने की वजह से क्या हो गया, वो उतना अधिक कंपन नहीं दर्शा पाता जो CO जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो दर्शाता है, इसीलिए इसकी एंट्रोपी क्या होगी, CO की, वो NO से अधिक होगी। और लास्ट आता है मोलों की संख्या। यदि अणु को हम क्या कर दें, मान लो हमने इस प्रकार से उसको परमाणुक संरचना के रूप में ले लिया है, परमाणु के रूप में ले लिया, यानी आपने H2 तो 1 मोल लिया, और अब यहाँ हाइड्रोजन एटम जो है, यहाँ हम गैसियस एटम भी लिख सकते हैं इसको, ये हमने कैसे ले लिया, ये 2 मोल हो गए। अब तो ऐसी स्थिति में भी पार्टिकल की संख्या बढ़ गई तो एंट्रोपी का मान भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा। आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।